Hello students, welcome again in your chemistry class. Today we will revise our first chapter which is chemical reactions and equations. Got it? हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे बिकॉज वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर. ओके एंड ये हम लोगों ने ये चैप्टर लॉकडाउन से पहले कर लिया था, लेकिन ये चैप्टर यूनिट टेस्ट और एनटीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको रिवाइज ऑनलाइन भी कर लेंगे. गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे आज? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन और उसके बाद रेंसिडिटी. गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस तो जनरली हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं मटेरियल्स में. अपने घर में भी हम देखते हैं कि अगर हम मटेरियल को ऐसे ओपन छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. हो सकता है वो अपना कलर चेंज कर दे, हो सकता है वो अपनी स्मेल चेंज कर दे, हो सकता है वो अपना टेम्परेचर चेंज कर दे. तो इस हिसाब से हम बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व उस मटेरियल में करते हैं. तो वी आर ऑब्जर्विंग सो मेनी चेंजेस इन अवर सराउंडेड मटेरियल्स. गॉट इट? तो इनमें से कुछ चेंजेस जो होते हैं वो आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट चेंजेस होते हैं. तो जो परमानेंट चेंजेस होते हैं वो आपके केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, जिसमें कोई नई चीज बन जाती है और उस नई चीज को हम पुरानी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, और वो चेंज जो परमानेंट नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो इस हिसाब से हम अपने चारों तरफ दो टाइप के चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि जो हमारा घर में जो मिल्क है, अगर हम उसको छोड़ दें तो वो शोर टेस्ट हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, और दही को हम दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. गॉट इट? एंड फिजिकल चेंज मीन्स अगर हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया तो हम आइस को दोबारा से मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. चेंज तो हो रहा है लेकिन परमानेंट नहीं है इसमें. गॉट इट? तो अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें चेंजेस हुए क्यों, इन सब मटेरियल्स में चेंजेस ऑब्जर्व हम क्यों करते हैं. तो रीजन ये है, इसका मतलब ये है कि इन मटेरियल्स ने दूसरे के साथ जुड़े, दूसरे के साथ इन्होंने रिएक्शन की. ओके, तो दूसरों के साथ रिएक्शन करने की वजह से इनके अंदर केमिकल चेंजेस आ गए, या हम ये कहें कि इनके अंदर फिजिकल चेंजेस आ गए. ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? जनरली केमिकल रिएक्शंस वो केमिकल चेंजेस होते हैं जिनमें कोई नई चीज फॉर्म होती है. तो केमिकल रिएक्शंस आर बेसिकली द केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. गॉट इट? और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस मटेरियल में केमिकल रिएक्शन हुई है? तो कैसे? बहुत सारे इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता लगा लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है इसमें. ठीक है, तो वो चेंजेस कौन से हैं? चेंज इन टेम्परेचर. देखो, जैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं एक बार कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करता है, गॉट इट, और कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. और इस केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं. रिएक्टेंट्स मीन्स विच आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, जो आपस में जुड़ रहे हैं, जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. और रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस बन रहा है वो कहलाता है प्रोडक्ट. तो दिस इज हाउ केमिकल रिएक्शन इज रिटन. गॉट इट? और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी, हम बता रहे थे आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन हम प्रिडिक्ट कैसे करें कि ये केमिकल रिएक्शन है. तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि दिस चेंज इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर. कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें
अगर हम ये दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स कराते हैं तो मिक्स कराने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस बनता है और जिस एपरेटस में हम रिएक्शन करा रहे हैं वो एपरेटस हमारा गर्म हो जाता है या वो एपरेटस हमारा ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। रिएक्टेंट का टेम्परेचर ठंडा था लेकिन प्रोडक्ट के टेम्परेचर में क्या चेंज आया, वो गर्म है। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है, जिन रिएक्शंस में बीकर गर्म हो जाते हैं, वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्स मतलब बाहर निकलना, थर्म मतलब हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, जिन रिएक्शन में मटेरियल ठंडे हो जाते हैं, एपरेटस ठंडा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। गॉट इट? तो पहला हमने क्या पढ़ा अभी तक, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस आर दी केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। गॉट इट? तो और हम पता कैसे लगाएं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारे सामने एक रिएक्शन हो रही है और हमें पता लगाना है किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये सारे चेंजेस हैं जिनके आधार पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगर मैंने लिक्विड स्टेट में लिए हैं दो रिएक्टेंट और दोनों को मिला दिया और जो प्रोडक्ट बना वो गैस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट की स्टेट क्या आ गई, गैस में, तो दिस इज कॉल्ड स्टेट चेंज एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि अगर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं और उस रिएक्शन में गैस बाहर निकल रही है, इवोल्यूशन, रिलीज ऑफ गैस, दिस मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी क्या होता है? पीपीटी ये होता है कि जब हम दो रिएक्टेंट्स को, एक रिएक्टेंट हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और दूसरा रिएक्टेंट हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में थे और जो बना प्रोडक्ट वो नीचे बैठ गया, जम गया, एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में आ गया, दही जैसा नीचे जम गया, तो दिस इज कॉल्ड पीपीटी। वो रिएक्शन जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बने और नीचे जम जाए, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। सपोज हम एक रिएक्शन करा रहे हैं और जब रिएक्शन करा रहे थे तो रिएक्टेंट हमारे व्हाइट कलर के थे या कलरलेस थे, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो वो किसी और कलर का बन गया, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन कलर। तो अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, so these are the 5 changes by which we can predict a chemical reaction, occurrence of chemical reaction. Got it? अब क्या होता है कि इस केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड्स के रूप में भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं कि दिस reactant is combining with another reactant and forming this product. Got it? लेकिन इस वर्ड्स में हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने ग्राम लिए हैं हमने रिएक्टेंट को, गॉट इट, और कितना मतलब क्या सिंबल है उनका, ये सब हमें कोई ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है वर्ड्स के रूप में लिखने से केमिकल रिएक्शंस को। तो हम क्या करते हैं, इन वर्ड इक्वेशन को, वर्ड रिएक्शन को, ठीक है, क्या करते हैं कि हम रिएक्टेंट्स को उनके सिंबल के रूप में लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमने पैराग्राफ में रिएक्शन लिखी है उसको हम छोटा रूप दे दें, तो एक ही लाइन में हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए और हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएं। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और वेरियस अर्थमेटिक के जो हमारे साइंस होते हैं उनको यूज करते हैं हम एक रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, तब वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, okay, and this is written by using various symbols, various signs.
ओके और इस केमिकल इक्वेशन जो होती है सिंबल्स की मदद से और साइंस की मदद से ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है. गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट ओके तो अगर हम एक केमिकल रिएक्शन देखें, सपोज वर्ड्स में हम लिखते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन को, सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो देखो स्टूडेंट, इस रिएक्शन में, इस वर्ड रिएक्शन में हमें कुछ पता नहीं चल रहा इसका सिंबल क्या है, कितने मोल्स लिए हैं, कितना अमाउंट लिया है इसका, क्या बन रहा है, हीट निकल रही है या नहीं निकल रही है, बर्न हो रही है या नहीं हो रही, तो हमें कुछ भी नहीं पता इस रिएक्शन में. गॉट इट? तो हमें इस रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल लिखते हैं प्लस O2 फॉर्म्स MgO. ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस रिएक्शन में, अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स देखें तो मैग्नीशियम के कितने हैं यहाँ पर 1, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2 और मैग्नीशियम के यहाँ कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 1. तो अगर हम इधर देखें दोनों तरफ अगर हम एटम्स को कंपेयर करें तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर 1 है. तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं है. तो जब एक केमिकल रिएक्शन को हम उसके सिंबल्स के रूप में लिखते हैं तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन. गॉट इट? लेकिन जब किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते, ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के एटम्स बराबर होने चाहिए और जब वो एटम्स बराबर नहीं होते हैं तब वो कहलाती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन. ठीक है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन. अब हम बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक रूल है. सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं. ठीक है, अच्छा, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम बैलेंस कर क्यों रहे हैं, एटम्स को बराबर क्यों कर रहे हैं. तो एटम्स को बराबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9th क्लास में हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वो लॉ ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए. तो बराबर कब होगा? जब एटम्स बराबर होंगे, तभी तो मास बराबर आएगा. तो टू फुलफिल दी फर्स्ट लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. और इसको करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं. उस मेथड में क्या होता है कि जो रिएक्शन हमें दी गई होती है उसको जब हमें बैलेंस करना होता है तो हम फॉर्मूलेस को चेंज नहीं करते. जो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं उन फॉर्मूलेस को हम रेशियो उनका चेंज नहीं करते. गॉट इट? हम चेंज क्या कर सकते हैं आगे, हम इनके कॉफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं. कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे आगे लिखे होते हैं वो कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं. तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. हम किसी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करते हैं. जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वही लिखा रहता है. बस हम अपने हिसाब से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे वो एटम बराबर हो जाए. गॉट इट? अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. मैं एक रिएक्शन बता दे रही हूँ, बाकी तुम्हें रिवाइज करवाया जा चुका है और तुम कर भी सकते हो. गॉट इट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन को, फिर हम ऑक्सीजन को. गॉट इट? अब देखो बैलेंस करते हैं हम इसको. मैग्नीशियम के सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं और RHS लिख लेते हैं.
और उसके बाद हर एलिमेंट के आगे इसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके लिख देते हैं। मैग्नीशियम के 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अब हमें बेसिकली हम देखते हैं मेटल तो हमारी बैलेंस है। अब हम नॉन मेटल देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ है नहीं, तो हम ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन ही है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 1 है। अब देखो इस तरफ देखें अगर हम, तो दोनों को बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो 2 को 1 तो बना नहीं सकते हम, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वही रहेगा, फॉर्मूला O2 ही रहेगा। गॉट इट? हाँ, इसको हम 2 बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनटू कर सकते हैं 2 से। गॉट इट? तो अगर मैं इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 2 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, सभी एटम्स में। तो यहाँ पर Mg के एटम्स कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 2। 2 का मल्टीप्लाई सभी में होगा। अब इसके हो जाने की वजह से Mg यहाँ 2 हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? Mg अकेला लिखा हुआ है, इसके आगे भी 2 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 लगाने से O2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल एक एलिमेंट के लिए। जब प्लस का साइन आ गया तो वो अलग एलिमेंट हो गया। गॉट इट? नाउ Mg ऑल्सो बिकम्स 2। तो दैट्स हाउ वी बैलेंस अवर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको बैलेंसिंग हो गया। एग्जाम में आपकी वर्ड इक्वेशन दी जा सकती है और उसके आपको बैलेंस करनी, उसके आपको केमिकल इक्वेशन बनानी होगी और उसके बाद आपको बैलेंस करना होगा। गॉट इट? अब देखो क्या होता है कि एक केमिकल इक्वेशन में ना हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ साइंस लिखते हैं। जैसे अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो हम हीट को डिनोट करते हैं एरोस, उससे, ट्राइंगल से। ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो हम उसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर वो हीट चेंज तो नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो रहा, गैस इवॉल्व तो नहीं हो रही, प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा है। दूसरी बात, ये हमें रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट पता चलती है कि किस जो रिएक्टेंट हमने लिए थे वो किस स्टेट में थे। सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो आपका सॉलिड होता है, मेटल है, तो हम इसके नीचे सॉलिड लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस में होता है, ठीक है, और MgO जो बनता है वो सॉलिड पाउडर बनता है। ये क्या है? जब हम मैग्नीशियम वायर को जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम वायर को जलाने से पहले, ये मैग्नीशियम वायर होता है ना, अपने अंदर ब्लैक कलर की कोटिंग कर लेता है, तो जल नहीं पाता आसान से। तो हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं पेपर से, और रबिंग से क्या होता है कि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है वो हट जाती है और आराम से जलने लग जाता है। व्हाइट कलर का ये पाउडर बनाता है। तो देखो इसमें हमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट पता चल रही है कि किस स्टेट में इन्होंने रिएक्शन की थी। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैस में थी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन पाउडर किस में बना? सॉलिड स्टेट में। अगर कोई रिएक्टेंट हमारा सॉल्यूशन रूप में हम लेते हैं, घोल देते हैं उसको, तो वो अगर पानी में घोलते हैं हम तो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी रिएक्टेंट को हम सॉल्यूशन की फॉर्म में ले रहे हैं और वो सॉल्यूशन किस में बनाया गया है? वाटर में, तो दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो हम नीचे लिखेंगे इसके एक्वस। सपोज मैं एक्वस ऐसे करके लिख देती हूँ। गॉट इट? तो दीज ऑल सिंबल्स आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस फॉर मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, now coming to or move to most important topic of this chapter is types of chemical reactions. Got it? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब क्या होता है कि हमने ये तो बता दिया कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस जुड़ने की भी होती हैं और कुछ मटेरियल टूट भी रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ मटेरियल आपस में
कलर चेंज करके कुछ और मटेरियल बना रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड किया जाता है। गॉट इट? तो जो पहली केमिकल रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म्स सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शंस। गॉट इट? और हमेशा याद रखना, कंपोजिशन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है। दिस मीन्स कंपोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्स मतलब बाहर निकलना, थर्म मतलब हीट। तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, जो जुड़ने वाली रिएक्शंस होती हैं, वो आपकी कैसी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलती है। इसमें ये रिएक्शंस होंगी तो बर्तन गर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है इसका, CaO प्लस H2O फॉर्म्स CaOH ट्वाइस। ये है आपका क्विकलाइम, ये है आपका स्लेक्ड लाइम। गॉट इट? तो क्या होता है, जब क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जिस बर्तन में बनता है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये क्विकलाइम का सॉल्यूशन होता है। क्विकलाइम का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, स्लेक्ड लाइम। तो ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑफ क्विकलाइम, द सॉल्यूशन ऑफ क्विकलाइम इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम एंड इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब क्या होता है, जब हम व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं तो दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगा दिया, पेंट कर दिया, ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता रहता है और क्या बना लेता है, शाइनिंग कर लेता है अपनी दीवारों पे। तुमने देखा होगा पेंट करने के बाद दीवारें शाइन करती हैं, क्यों? क्योंकि हमने क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक शाइनिंग मटेरियल होता है, और थोड़े टाइम बाद वो गिरने लग जाता है पपड़ी के रूप में। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, सेकेंड रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी है। इस रिएक्शन को हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और वो रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं, डिकम्पोजिशन में टूटते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में। Decomposition reactions are the opposite of combination reactions and in these reactions material decompose, टूटता है किसमें, जिससे वो मिलके बना था। ठीक है, तो द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, डिकम्पोजेस इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस। गॉट इट? अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में वो टूट जाता है। अब क्या होता है कि जो टूटने वाली रिएक्शंस होती हैं, इसमें हमें ना एक्सटर्नली कुछ प्रोवाइड करना होता है, तब वो मटेरियल टूटता है। तो जब हम एक्सटर्नली तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये 3 तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी। गॉट इट? मतलब ये है कि एक चीज जब बन गई और मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो 3 फॉर्म्स में हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। पहली होती है बाय हीटिंग, हम मटेरियल को तोड़ सकते हैं। दूसरा बाय सनलाइट, हम सनलाइट देके भी मटेरियल को तोड़ सकते हैं। तीसरा होता है आपका
बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब हम 3 टाइप की एनर्जी देकर, ठीक है, 3 फॉर्म्स में एनर्जी देकर मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसी बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम हीट देके मटेरियल को तोड़ रहे हैं तो वो कहलाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। अगर कोई मटेरियल सनलाइट की मदद से टूट रहा है तो वो कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन। और अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रहा है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हम डिकम्पोजिशन के बदले लाइसिस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। गॉट इट। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं तीनों रिएक्शन का और समझते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब मटेरियल्स का ब्रेक डाउन होना किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। ठीक है, और कैसे होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और हम इसको हीट देकर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो जो हम हीट का सिंबल है वो हम एरो के ऊपर लगा देते हैं। तो एरो के ऊपर लगा देने से हमें ये पता चलता है कि हमें ये चीज देनी पड़ रही है, तब ये मटेरियल टूट रहा है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू CaO प्लस CO2। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है क्योंकि एरो के ऊपर इसमें हीट बनी हुई है। और डिकम्पोजिशन का सबसे पहचानने का तरीका होता है कि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो टूट रहा होगा किसमें, जिससे वो मिलके बना था। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका फेरस सल्फेट क्रिस्टल का डिकम्पोजिशन। तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें पानी भी जुड़ा हुआ है तो पहले पानी इवेपोरेट होता है। तो इसमें सबसे पहले ये दोनों अलग हो जाते हैं, हीट देते हैं जब हम FeSO4 प्लस 7H2, फिर हम लगातार हीट करते हैं तो ये टूटता है और किसमें टूटता है, Fe2O3 में, प्लस 2 गैसेस निकलती हैं SO2 और SO3। ओके, ये आपका जो बनता है वो ब्राउन कलर का बनता है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन किसमें, सबसे पहले वाटर निकल जाएगा, फिर FeSO4 को हम दोबारा गर्म करेंगे और क्या बनाएगा वो Fe2O3। देखो जैसे टेस्ट ट्यूब में हमने FeSO4 ले लिया और हम गर्म कर रहे हैं तो पानी निकला सबसे पहले और हम लगातार गर्म कर रहे हैं तो क्या बन गया, Fe2O3, और उसके साथ साथ 2 गैसेस भी निकली, बर्निंग सल्फर स्मेल उनमें से आती है। ओके, तो नेक्स्ट फिर नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है डिकम्पोजिशन की फोटो डिकम्पोजिशन। दूसरा टाइप है फोटो डिकम्पोजिशन। ये वो डिकम्पोजिशन होता है जिसमें हम मटेरियल्स को तोड़ते हैं, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। गॉट इट। सनलाइट, देखो फोटोसिंथेसिस हम वर्ड यूज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटॉन्स, सनलाइट। ठीक है, तो ऐसे ही फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट की मदद से टूटना। और ये जनरली ना सिल्वर मेटल के सॉल्ट्स, कौन सी मेटल के सॉल्ट्स, सिल्वर मेटल के सॉल्ट्स को हम करते हैं यूज इसमें। और फॉर एग्जांपल AgCl, और इसके ऊपर ना हम सनलाइट का सिंबल लगाते हैं HNu, या हम सनलाइट भी लिख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट जाता है, ये Ag प्लस Cl2, और क्या होता है कि ग्रेइश कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम चाइना डिश में लेते हैं AgCl और सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। तो ये जो रिएक्शन है ना
फोटोग्राफी में काम में आती है। फोटो डिकम्पोजिशन किस में काम आती है? फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और कौन सी मेटल का सॉल्ट लेते हैं हम? सिल्वर मेटल का सॉल्ट लेते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन तो है ही, मटेरियल टूट तो रहा ही है। किसमें टूटता, किसकी मदद से टूटता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इसका एक ही एग्जांपल है अभी, वाटर ब्रेक्स डाउन with the help of electricity, hydrogen plus oxygen. Got it? तो this is all about the decomposition reaction. Second type का आपका complete हुआ. Okay, third type है आपका displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा? रिएक्शन में तो रिएक्टेंट ही होते हैं, तो रिएक्टेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये दो टाइप से होता है। एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है। ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ये होता है आपका ब्राउन कलर का, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट और जो रिएक्टिव है, जैसे जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सिंगल एलिमेंट है वो सॉल्यूशन में से, सिंगल एलिमेंट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस least reactive element from the solution. This is called single displacement reaction. और खुद आ जाता है इसकी जगह, क्या बन गया? FeSO4। इसकी पहचान कैसे होती है? इसमें एक एक्टिविटी है। वो क्या एक्टिविटी है कि हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, वो ब्लू कलर का होता है, गॉट इट। और इसमें एक आयरन मेल डाली, वो क्या है? आयरन। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले ब्लू कलर का होता है, तो आयरन क्या करता है? इसको डिस्प्लेस करता जाता है और इसकी जगह आता जाता है। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन पता है किस कलर में चेंज हो जाता है? ग्रीन में। जैसे ये ग्रीन में होता है, इसका मतलब ये है कि आयरन यहाँ आ गया है। और ये जो कॉपर है ना बेचारा, कहाँ जाता है? ये आयरन की कील के ऊपर जमा हो जाता है और ब्राउन कलर का डिपॉजिट कर लेता है। इससे हमें ये कंफर्म होता है कि कॉपर डिस्प्लेस हो गया, यहाँ आके डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। This is called single displacement. When most reactive element displaces less reactive element from its solution. Okay. Next है आपका double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है कि जब reactants अपने ions interchange कर लेते हैं आगे वाले। देखो for example barium chloride प्लस Na2SO4 फॉर्म्स BSO4 प्लस NaCl। इसके ये वाइट कलर, ओके। तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया डबल डिस्प्लेसमेंट में कि जब दो रिएक्टेंट्स अपने आयंस इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है, और अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं व्हेन बोथ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग खुद देख रहे हो, Na यहाँ आ गया और Ba इधर चला गया, तभी तो BaSO4 बना।
अच्छा, और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये हमेशा एक्वस स्टेट में होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज को घोलते हैं तो टूट जाती है, दूसरी चीज को घोला वो भी टूट गई, अब हमने मिक्स कर दिया तो दोनों के आयंस को इंटरचेंज कराना आसान है क्योंकि वो टूटे हुए स्टेट में है। तो इसीलिए जो रिएक्शन होती है ना, हमेशा एक्वस या सॉल्यूशन रूप में होती है हमेशा। गॉट इट। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में ना नीचे व्हाइट कलर का सॉलिड जम जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट भी बन जाता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल में ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। लेकिन प्रेसिपिटेट जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है आपकी, तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनमें प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट में जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को हम कभी कभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का एग्जांपल बता सकते हैं। अब देखो, इस रिएक्शन को नहीं कह सकते हम, सपोज HCl प्लस NaOH, तो Na इधर आ गया और H इधर चला गया, क्या बन गया? NaCl प्लस H2। तो ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ठीक है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं है ये। गॉट इट। तो इसलिए हम इसको एग्जांपल में नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो हम उसको एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, उसमें क्या होता है, उसमें आपका पोटेशियम लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। हम क्या लेते हैं? लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ओके, और क्या बनता है ये? लेड आयोडाइड प्लस KNO3। तो देखो, है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों के आयंस आगे वाले। गॉट इट। तो इंटरचेंज हो रहे हैं और इसके साथ साथ ना एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी बनता है लेड आयोडाइड का। जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, देन इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड एंड विच हैज येलो कलर, ओके। तो प्रेसिपिटेट बन रहा है इसमें, तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये एग्जांपल लिख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, मैंने अभी बताया, द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, ओके। So this is called double displacement reactions. Okay. Next reactions है आपकी exothermic and endothermic reactions. इनमें जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और जिन रिएक्शंस में हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जैसे हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस को छोड़ते हैं बाहर, तो उसमें तुमने देखा होगा थोड़ी गर्म हवा निकलती है, इसका मतलब रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने में ना मटेरियल डिकम्पोज होते हैं, तो याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होती हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, तो कॉम्बिनेशन तो एक्सोथर्मिक और डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक। गॉट इट। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, वाइल डाइजेशन, हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं, फैट खाते हैं, तो उनको तोड़ते हैं हमारे अंदर के पार्ट्स, तब हम वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो डाइजेशन इज कॉल्ड endothermic reaction and respiration is called exothermic reactions, ठीक है। तो ओके, दिस इज endothermic and exothermic reactions। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शनल केस है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर होता है कंपोस्ट होता है, तो वो जब वो टूटता है तो तुमने देखा स्मेल आती है और गर्माहट भी निकलती है, तो इसका ये एक्सेप्शनल केस है कि नाम तो लग रहा है डिकम्पोजिशन, लेकिन है ये कैसी?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन मैंने अभी बताया एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गॉट इट। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, डिकम्पोजिशन वर्ड जुड़ रहा है लेकिन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गॉट इट। सो तो इसलिए हमने आज क्या क्या रिवाइज किया, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स स्टडी किए। उसके बाद हमने स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। उसके बाद कोरोजन सब जानते हो, रेंसिडिटी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ही सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, गॉट इट। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना और कोई डाउट हो तो फिर पूछना, गॉट इट। थैंक यू।